हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 2 स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में आगे का पार्ट कंप्लीट कराया था, जिसमें हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था और उसी के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे, जैसे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, स्मॉल जी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वो सब कुछ चीज़ें अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी। ये जो वीडियो है इसमें हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि थ्रस्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ, हम कैसे अपनी एवरीडे लाइफ में प्रेशर का यूज करते हैं। फिर कॉन्सेप्ट हम देखेंगे डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का। फिर बायंसी क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन भी हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम फटाफट ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो सबसे पहले नोट कर लो आप लोग थ्रस्ट और प्रेशर की डेफिनेशन। थ्रस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्टिकुलर फोर्स जो किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे। जैसे कि ये यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड की सरफेस दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ पे मार्कर को इससे परपेंडिकुलर प्रेस करके इसको ऐसे पुश करने का ट्राई करूंगा, सो दैट ये जो फोर्स है वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर हो। तो ऐसे टाइप के फोर्स को कहा जाता है थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल भी आप देख सकते हो कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस है, मैंने यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताया है, उसके ऊपर एक ब्लॉक प्लेस किया है। मान लो उसका मास जो है वो m है। तो आपको पता ही है कि जो वेट होता है वो हमेशा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे वेट कितना लगेगा, m इंटू जी जितना। तो यहाँ पे जो वेट है वो इस फ्लैट सरफेस के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको भी हम इस केस में थ्रस्ट कह सकते हैं। ऑब्वियसली थ्रस्ट जो है वो एक टाइप का फोर्स होता है, इसलिए यहाँ पे जो इसका यूनिट है उसको हम कहेंगे न्यूटन। ठीक है, तो थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही होता है। अब हम देखते हैं प्रेशर क्या है। तो प्रेशर का मतलब होगा कि ये जो पर्टिकुलर थ्रस्ट जो हमें यहाँ पे मिला उसको हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो उससे जो क्वांटिटी मिलेगी उसको हम कहेंगे प्रेशर। जैसे कि थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, ये उसकी जो है वो डेफिनेशन बन जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे मैंने फोर्स लिखा है, वो फोर्स की जगह पे आप थ्रस्ट लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो ऑब्वियसली फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो बनेगा यहाँ पे यूनिट उसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली इस चीज को है ना पास्कल भी कहा जाता है। ये पास्कल कहाँ से आया, तो ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट के नेम पे से ही आया है ये वर्ड पास्कल। तो ये पार्ट भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बहुत सारे अदर यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारे सराउंडिंग में एयर है, एयर भी हमारे ऊपर एक पर्टिकुलर जो है प्रेशर अप्लाई करता है। उस प्रेशर को हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर, मतलब कि 1 atm उसको कहा जाता है। और 1 atm का मतलब होता है 101.3 किलो पास्कल। ठीक है, ये यूनिट्स भी आपको याद रखने हैं। सिमिलरली एक और यूनिट होता है 1 बार। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो है हम यूनिट यूज करते हैं mmHg, मतलब कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आपने देखा होगा प्रेशर मेजर करते वक्त वहां पे जो मर्क्यूरी है वो राइज करता है और फॉल करता है, तो वहां पे जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं इन mmHg। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपको अच्छे से याद रखना है, बिकॉज इसमें से 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स पूछने का सबसे ज्यादा चांस होता है। अभी जो हमने प्रेशर वाले टॉपिक को डिस्कस किया, अब उसकी एप्लीकेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है
फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स और ब्रिजेस आर मेड वाइडर। आपने देखा होगा कि किसी भी ब्रिज को बनाना होता है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग को बनाना होता है, तो उसका एक फाउंडेशन होता है जो नीचे की तरफ होता है, जिसको बेस भी कहा जाता है। वो हमेशा ऐसे नीचे से आप देखोगे तो ऐसे वाइडर होगा, ब्रॉड होगा। क्यों वो ब्रॉड रखा जाएगा? तो इसका एक रीजन है ये वाला, प्रेशर जो है वो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा। ये रिलेशन कहां से आया? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हमें एरिया के साथ रिलेशन देखना है तो वो बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। क्यों ऐसा करेंगे? ऑब्वियसली अगर मान लो कि ब्रिजेस को बना रहे हैं और वहां पे ट्रैफिक बढ़ जाता है, और ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यहाँ पे जो है एरिया को इंक्रीज कर देंगे, सो दैट वो जो ब्रिज है वो कोलैप्स ना करे। ठीक है, तो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके से उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो वाइड रखा जाता है टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम प्रेशर। ठीक है, तो ये पार्ट आपको याद रखना है। सिमिलरली आपने नोटिस किया होगा कि जो ट्रक के टायर्स होते हैं वो टायर्स जो कार में होते हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा ही ब्रॉड होते हैं। क्यों ऐसा? तो ऑब्वियसली ट्रक को जो है वो हैवी लोड को कैरी करके जाना होता है, इसलिए वहां पे वाइडर टायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वहां पे भी हम एरिया को इंक्रीज करते जाएंगे तो प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। कभी आपने सोचा है कि ट्रक के टायर्स की जो साइज होती है उसको स्मॉल कर दे और वहां पे ट्रक के टायर्स की जगह पे मान लो कि हम कार के टायर्स को यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो ट्रक है वो चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे जो है वो वाइडर टायर्स को यूज किया जाता है। सिमिलरली जो नाइफ होती है उसकी जो एजेस है उसको शार्प रखा जाता है। शार्प रख रहे हैं क्यों? बिकॉज हमें यहाँ पे एरिया को रिड्यूस कर दिया। एरिया को क्यों रिड्यूस किया हमने? बिकॉज हमें यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करना है, इसलिए हम स्मॉल अमाउंट में ही नाइफ को यूज करेंगे, थोड़ा सा ही कट लगाएंगे तो तुरंत ही इजीली हम जो है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? प्रेशर को एक्चुअल में रिड्यूस किया, यहाँ पे भी रिड्यूस किया, लेकिन यहाँ पे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो आपके स्कूल के जो बैग है उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं शोल्डर की तरफ, ठीक है, उसकी जो साइज होती है वो बहुत ही ज्यादा वाइड होती है। क्यों ऐसा? बिकॉज हम अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो हमने देखा कि प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए जो है आपको कभी भी शोल्डर के ऊपर पेन नहीं होगा, इसलिए वो जो है वो एरिया को इंक्रीज करके रखते हैं। अगर मान लो कि हमने स्ट्रेप्स को थिन कर दिया ना तो आपके शोल्डर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से आपको शोल्डर में पेन हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एरिया को इंक्रीज करके रखते हैं। और सिमिलरली जो आयरन की नेल होती है, ठीक है, या पिन्स होती है, उसका जो पॉइंट होता है वो बहुत ही शार्प रखा जाता है, पॉइंटेड रखा जाता है, सो दैट अगर हम स्मॉल अमाउंट में ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो तुरंत ही वो किसी भी वॉल के ऊपर या किसी भी पेज के ऊपर इजीली अटैच हो जाएगी। तो ये जो सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आपको याद रखने हैं और अपनी नोटबुक में नोट भी कर देने हैं। अब हम जान लेते हैं कि डेंसिटी एक्चुअल में क्या होती है। ये ऐसा टॉपिक है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। डेंसिटी जो है वो एक रेशियो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को के जो मास है उसके वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो उससे जो हमें क्वांटिटी मिलती है उसको कहा जाता है डेंसिटी। इसका यूनिट क्या बनेगा? तो केजी पर मीटर क्यूब, मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो इस तरीके से इसका यूनिट बना केजी पर मीटर क्यूब। और आपको ऑलरेडी पता ही है कि जो सॉलिड्स होते हैं उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की जो है वो सॉलिड से कम डेंसिटी होगी लेकिन गैस से ज़्यादा डेंसिटी होगी, और जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं यानी कि डिफरेंट गैसेस जो होते हैं उनकी जो डेंसिटी है वो सबसे लोवेस्ट होती है। तो ये पार्ट आपको ऑलरेडी पता है। एक न्यू पार्ट आपको अब याद रखना है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी।
रिलेटिव का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें कंसीडर करना है रेशियो। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी जो हमने यहाँ से निकाली उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ डिवाइड कर देते हैं तो उस केस में जो हमें क्वांटिटी मिलेगी उसको हम कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी। हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो वाटर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा डेंस है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे मोटिव होता है। और हाँ, वाटर की डेंसिटी आप कितनी लोगे तो 1000 kg/m³। ये कैसा आया, एसआई यूनिट में आया, लेकिन सीजीएस यूनिट में अगर आपको देखना है तो उसकी डेंसिटी आप लोगे 1 g/cm³। ये क्या हुआ, एक टाइप का सिंपल रेशियो ही है। इसके न्यूमेरिकल को हम पार्ट 3 वाले वीडियो में देखने वाले हैं। अब ये कैसे, अब इसका यूनिट क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो देखो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये बनेगी एक यूनिटलेस क्वांटिटी। इसके बारे में आपको कई बार एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, तो खास करके ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो डेफिनेटली आपको 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स में पूछा जाता है, और वो कॉन्सेप्ट है बायंसी का। जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को फ्लूइड के अंदर प्लेस करेंगे तो उस केस में फ्लूइड जो है वो सब्सटेंस के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट या तो बायंट फोर्स। मैं वापस से बता रहा हूं, सपोज हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लो कि हमने एक कॉर्क लिया, ठीक है, उसको हम प्लेस करने वाले हैं एक फ्लूइड के अंदर, और यहाँ पे हमने फ्लूइड को जो एक कंटेनर के अंदर प्लेस किया है। तो जब भी मैं इस कॉर्क को यहाँ पे फ्लूइड के ऊपर प्लेस करूँगा तो उस केस में ये जो फ्लूइड है वो इस कॉर्क के ऊपर ऐसा एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उस फोर्स को कहा जाता है आइदर अपथ्रस्ट या तो बायंट फोर्स, और इस फेनोमेना को कहा जाता है बायंसी। तो ये डेफिनेशन आपको याद रख लेनी है और नोट कर देनी है। व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एन अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी कि इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे अपथ्रस्ट या तो बायंट फोर्स। और ये जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये फोर्स लगता है उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है बायंसी। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे बायंसी फोर्स लगता क्यों है, तो अच्छे से इस पार्ट को समझना। हमें पता है कि यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, एयर होगी, नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, एक टाइप का फ्लूइड है। तो हमें पता है कि जैसे एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है उसी तरीके से ये जो एयर है वो इस कॉर्क के ऊपर भी प्रेशर लगाएगा। सिमिलरली जो नीचे फ्लूइड है वो भी इस कॉर्क के ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस चीज को कहा जाता है बायंसी। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन में कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्लोट करेगा और कब वो सिंक हो जाएगा। ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है। अब अच्छे से समझना, यहाँ पे हमने देखा कि एक कॉर्क है, ठीक है। अब इस कॉर्क के ऊपर 2 टाइप के फोर्स लगते हैं। एक होता है उसका सेल्फ वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, बायंट फोर्स, जिसको मैंने यहाँ पे FB से डिनोट किया है। देखो ये जो बायंट फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एरो अगर मैं नीचे बनाऊं कि ऊपर बनाऊं उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो अपवर्ड डायरेक्शन में बायंट फोर्स लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगा। अब हम देखते हैं कि कब वो सिंक होगा और कब वो फ्लोट होगा। तो अब ये पार्ट अच्छे से समझना। मान लो बायंट फोर्स ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे वेट कम है, तो ऑब्वियसली जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो उस केस में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। कौन सी कंडीशन में, तो जब बायंट फोर्स जो है वो
वेट से ज्यादा हो। ठीक है, कब ऑब्जेक्ट सिंक करेगा मतलब कि डूब जाएगा? ऑब्वियसली जब उसका वेट बहुत ज्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो आयरन का जो नील होता है या पिन होता है वो तुरंत ही डूब जाता है। क्यों? बिकॉज उसका वहां पे वेट ज्यादा है एज कंपेयर टू बायंट फोर्स। तो उस केस में जब वेट ज्यादा होता है बायंट फोर्स के कंपैरिजन में, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली नीचे सिंक हो जाएगा। मान लो दोनों के दोनों इक्वल है, बायंट फोर्स और साथ में वेट, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे फ्लूइड के बीच में ही रहेगा, जिस चीज को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। ये पार्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो आप अपने नोटबुक में लिख लेना और साथ साथ में लर्न भी कर लेना। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अभी हमने देखा था कि बायंसी क्या होता है, जिसको हमने कहा था अप थ्रस्ट, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब हम देखने वाले हैं कि कितने अमाउंट में यहाँ पे फोर्स लगता है। हम अब उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं, जो आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। उसने यहाँ पे फॉर्मूला दिया था, वो अब हम जो है स्टडी करने वाले हैं। हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अप थ्रस्ट which is equal to the weight of the fluid displaced। यहाँ पे जो अप थ्रस्ट फोर्स लगने वाला है वो किसके इक्वल में होता है? तो यहाँ पे जो फ्लूइड डिस्प्लेस होने वाला है उसके वेट के इक्वल में। इस चीज को आप अच्छे से समझना। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है और यहाँ पे मैंने एक स्टोन को होल्ड करके रखा है और यहाँ पे मैंने एक पैसेज ड्रॉ किया है। उसके थ्रू क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है वो दूसरे वाले कंटेनर में ट्रैवल कर सकता है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टोन को ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे वाटर का लेवल इंक्रीज होगा और जब उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वाटर ये चैनल के थ्रू दूसरे वाले बीकर के अंदर ट्रैवल करने का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और एक टाइम के बाद वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, जितना भी वॉल्यूम ये स्टोन एक्वायर करता है उतना ही वॉल्यूम यहाँ से वाटर का जाएगा। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो किसके इक्वल में होगा? तो जितना यहाँ पे हमने फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसका वेट कितना है उसके इक्वल में होगा। यहाँ पे हमने जितना भी फ्लूइड जो है यहाँ पे हमने स्टोर करके रखा है या जमा करके रखा है या तो डिस्प्लेस होके आया है, उसका हम वेट मेजर करेंगे और उसके इक्वल में क्या होगा, यहाँ पे बायंट फोर्स लगने वाला है। तो उस बायंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो, और साथ साथ में इंटू जी, दैट इज 9.8। ये डी और वी कहाँ से आए, डेंसिटी और वॉल्यूम कहाँ से आए? तो आपको पता है कि फोर्स जो है वो एक टाइप का वेट ही है यहाँ पे, और वेट को जो है हमने यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया है। तो ये जो वेट है उसकी जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लिया, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया है, एम कर दिया है। फोर्स जो है वो एक्चुअल में किसके इक्वल में होता है, वेट के इक्वल में, और वेट क्या होता है एक्चुअल में, मास इंटू ग्रेविटी, और उस मास की जगह पे हमने कर दिया यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो इस तरीके से यहाँ पे बायंट फोर्स जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्टोन को ड्रॉप कर सकते हैं, उसने ऑब्वियसली कुछ फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका अगर हम यहाँ पे वेट मेजर कर लेंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे बायंट फोर्स जो है वो मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये जो हमने अभी प्रिंसिपल देखा वो कहाँ पे यूज में आता है? तो सबसे पहले इसका यूज होता है किसी भी शिप को डिजाइन करने के लिए और सबमरीन को डिजाइन करने के लिए। आपने ऑलरेडी देखा कि कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कब वो सिंक करेगा।
तो उस कंडीशन को देखने के लिए यहाँ पे शिप को और सबमरीन को डिजाइन किया जाता है। सिमिलरली एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कहते हैं लेक्टोमीटर। ये जो लेक्टोमीटर डिवाइस है वो मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए काम में आता है। तो वहाँ पे भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। और सिमिलरली एक और इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज हाइड्रोमीटर। उसको हम यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो ये जो स्मॉल पार्ट है वो आपको याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स में कई बार आपको पूछा जाता है। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही आपके डाउट्स को सॉल्व करवा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे पार्ट 3 में जहां पे हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। अंटिल देन गुड बाय एंड हैव फन।